अस्सलाम वालेकुम जी, स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अतहर अदील। नाजरीन, फैसलाबाद में इस वक्त पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने वाली कौमी टीम का आगाज़ तबाहकुन था। आपको बता दें कि अब तक 4 खिलाड़ी आउट हो चुके, पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। फ़खर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान मजमूई स्कोर 26 पर चलते बने हैं। क्या टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला दुरुस्त था और क्या मेज़बान टीम ये मैच बचा पाएगी? आखिरकार वसीम जूनियर की सुनी गई है। आज प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं। बांग्लादेश ने करप्शन में मुलविस मोहम्मद अशरफुल को कौमी टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर किया है। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट कल शुरू होगा। पाक भारत टीमें भी आमने सामने होंगी। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान भी कर दिया है। फीफा के नायब सदर फुटबॉल को तरक्की देने पाकिस्तान पहुंचे हैं, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बड़ा नाम, उन्होंने रिटायरमेंट का इंदिया दे दिया है। ऐसे ही मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब और हमारा साथ दे रहे हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक साहब भी। सबसे पहले टॉस की बात कर लेते हैं। सलीम खालिक साहब, आपकी जानिब आऊँगा, क्या कहते हैं, टॉस का फैसला कितना सही कितना गलत था? देखें, जिस तरह 22 रन पे 3 आउट हुए तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ क्या। पिच में नो डाउट बॉलर्स के लिए मदद है, लेकिन दोनों टीमों की थिंकिंग अलग लग रही है। उन्होंने स्पिनर खिलाया, हम 4 पेसर्स के साथ उतरे हैं, जैसे पता नहीं पर्थ के पिच उठा के यहाँ पर ले आए। लेकिन जिस तरह से शुरू में विकेटें गिर रही थी वो तो बहुत ही हैरत हो रही थी कि हुआ क्या है पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को। 22 रन पे 3 विकेटें और बाबर एक बार फिर मायूस करके चलते बने। और रिजवान जिस तरह खेल रहे थे, जो उनको बॉल लगी थी जिस्म पे आके, तो वो तो ऐसा लग रहा था जैसे बॉलर ने बॉल नहीं फेंकी, कोई मिसाइल उनकी तरफ फेंका कि बचने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही अजीब व गरीब अंदाज में जो शुरू में हमारे 3 बादशाह, वजीर और उससे पहले फ़खर, ये तीनों आउट हो गए थे। तो लग रहा था कि टीम हमारी बहुत ही कम स्कोर पे आउट हो जाएगी, लेकिन थैंक्स टू साइम और सलमान की उन्होंने एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई जिसकी वजह से थोड़ा बेहतर हुआ है स्कोर। लेकिन अब यही है, पहला एम ये रखना चाहिए कि 5 विकेटें रह गई हैं कि पूरे 50 ओवर खेलें। 50 ओवर अगर खेले थोड़ा स्कोर और बढ़ेगा, 200 तक लेके जाएं, पहले फिर कोशिश करें 250 तक। बज़ाहिर इतना आसान लग नहीं रहा, लेकिन सलमान अच्छा खेल रहे हैं। और सलमान की आपने बैटिंग देखी होगी कि बहुत मुश्किल से वो अपने आप को रोक पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि ज़रा विकेट भी बचानी है, लेकिन कभी कभार ऐसी बॉल भी उनको मिल रही होती है कि उनका दिल चाह रहा है को उठा के बाहर फेंक दूँ, लेकिन फिर वो उसको रोक लेते हैं। बड़ी अच्छी अभी तक उनकी बैटिंग है। साइम भी अच्छा खेले, अब देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं ये लोग। सही। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं? पहले मैच में हमने बॉलिंग की, मैच जीत गए। आज जो है हमने बैटिंग की है और हमारी विकेटें ऐसे गिरी हैं जैसे खसा के पत्ते झड़ते हैं। देखिए, पहले मैच में तो ऐसा था कि तवक्को की जा रही थी, क्योंकि इससे पहले लाहौर में मैचेस हुए थे, औस बहुत बड़ी थी, बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और शायद इसी तवक्को पे उन्होंने चेज़ किया था कि औस पड़ेगी, बाद में बैटिंग करना ज़रा आसान होगा, लेकिन उस दिन औस पड़ी नहीं बिल्कुल। लेकिन आज इसके बरक्स फ़ैसला किया। अब जब आज बहुत ही शाइनिंग डे है, लाहौर में भी धूप निकली हुई है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है फैसलाबाद, वहाँ भी दिन चमक रहा है, धूप निकली हुई है। पहले मैच की मैं बात करूँ, आपको याद होगा उस दिन इतनी स्मोक थी फैसलाबाद में कि एक ड्रोन के साथ फुटेज ली गई थी, जिसमें फिर भारत में भी मजाक बनाया गया, बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत से चाहने वाले थे जिन्होंने तनकीद की कि ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में एयर क्वालिटी का इंडेक्स इतना हो तो फिर वहाँ पे मैचेस ही नहीं होने चाहिए। वो खैर मेरा ख्याल, ज़ाती ख्याल है कि वो लेनी नहीं चाहिए थी वो फुटेज। लेकिन आज उसके बरक्स दिन बिल्कुल साफ़ है, धूप निकली हुई है, गवर्नमेंट ग्राउंड का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन आज इसके बरक्स जो है, जैसे अभी सलीम खालिक साहब भी बता रहे थे, हैरानकुन फैसला था कि पाकिस्तान ने अपने 2 बाहर बिठाए, जिसमें एक स्पिनर है इब्रार और फिर हसन नवाज़, जो मुसलसल स्कोर नहीं कर रहे थे, और बाज़ हल्के की तरफ से तो खैर ये कहा जा रहा है कि अब भी चांस देते, उनको बाहर बिठा के हमने उनकी जगह 2 फास्ट बॉलर डाल दिए हैं। एक तो वसीम जूनियर, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा है कि कम अज़ कम 15-16 मैचेस के बाद उनकी सुनी गई, उनको टीम में शामिल किया। दूसरे ऑलराउंडर कहा जा सकता है फ़हीम अशरफ को, वो भी फास्ट बॉलर हैं। इसके बरक्स साउथ अफ्रीका ने स्पिनर को डाला है, पीटर ने, जिसने अभी विकेट भी ली है। हुसैन तलत को उन्होंने काट एंड बोल्ड किया, और उन्होंने एक फास्ट बॉलर डाला बर्गर, जो कि पिछले मैच में बाहर बैठे थे, उन्होंने आते ही तबाही मचा दी और लाइन लगा दी उन्होंने। अरे जितने सुपरस्टार हैं, फ़खर को आउट किया आते ही 0 पे, फिर बाबर को चांस भी मिला, पहले रिव्यू पे बच गए, फिर बाबर 11 रन पर, जो फैंस की तरफ से एक प्रेशर भी होता है, तनकीद भी की जाती है कि जो फैंस उनकी बैटिंग देखने आते हैं, जब आउट होते हैं उठकर चले जाते हैं। अब पता नहीं बाबर कब बड़ा स्कोर करेंगे या विकेट पर रुकेंगे, खेलेंगे। फिर रिजवान ऐसे ही, वो भी विकेट जल्दी गंवाते बने। लेकिन यहाँ आज तारीफ़ करनी पड़ेगी बहरहाल साइम अयूब की कि अपने मिजाज के बिल्कुल बरक्स जो है बहुत ही रोक कर खेले, समझदारी के साथ खेले सलमान आगा और साइम, और स्कोर को कदरे बेहतर उन्होंने बनाया। लेकिन अभी इतना बड़ा स्कोर नहीं है कि जिसको कह
कहा जाए कि महफूज मुकाम पर पाकिस्तानी टीम पहुंच गई है, क्योंकि हुसैन तलत के आउट होने के बाद में बहुत लंबी बैटिंग लाइन नहीं है। लेकिन मेरी ज़ाती राय में पिच को देखते हुए अब बहुत ईजी खेल रही है, बैटिंग के लिए साजगार दिखाई देती है। 230-40 करेंगे तो एक फाइटिंग स्कोर होगा, लेकिन अगर कम स्कोर हुआ फिर बहुत मुश्किल होगा। क्रिकेट में तो खैर ये कहा जाता है वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल फील्डर्स को भरपूर साथ देना होगा। और पहले तो खैर पाकिस्तान को एक अच्छा टारगेट देना पड़ेगा, फिर अगर 4 फास्ट बॉलर्स पर एतमाद किया है कप्तान ने और शामिल भी किया है, और वसीम जूनियर को चांस भी मिला है बड़े अरसे के बाद, तो फील्डर्स को बड़ा भरपूर साथ देना पड़ेगा ताकि मैच में जान पड़ सके और एक अच्छा मैच देखने को मिले। सही। यूसुफ अंजुम साहब, आप क्या देखते हैं, इब्तदाई विकेटें क्यों इतनी जल्दी गिर गई और क्या समझते हैं कि एक बड़ा टारगेट पाकिस्तान दे पाएगा? देखें, ये नई पिच पर मैच खेला जा रहा है जिस पर बॉल थोड़ा लो आ रहा है और जिसमें बाउंस भी दिखाई दे रहा है, तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान टीम ने नया तजर्बा किया कि लास्ट टाइम हमने बॉलिंग की, इस दफा हमने बैटिंग को तरजीह दी है। और पिछले मैच में हमारा जो टॉप ऑर्डर था उसने काफी रन किए थे, कुछ उसने संभाला दिया था टीम की पोजीशन को, जबकि जो लोअर ऑर्डर था उसने हमें मुश्किलात का शिकार किया था। इस बार टॉप ऑर्डर ने भी धोखा दिया। अब देखते हैं कि मिडिल ऑर्डर में जो हमारे बल्लेबाज कितना रन करने में कामयाब होते हैं। देखिए, वनडे क्रिकेट में आपको प्लानिंग के तहत उतना पड़ता है कि आपने पहले इब्तदाई 15 ओवर में कितने रन आपने करने हैं स्कोर बोर्ड पर और अपनी विकेटों को बचा कर रखना है। जब तक आप बड़ी पार्टनरशिप नहीं कायम करेंगे उस वक्त तक आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप 210 रन इस विकेट पर कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनके पास आज दोबारा अपने आप को रिग्रिप करने का मौका है कि इब्तिदा में चूंकि जल्दी और विकेटें गिर गई थी बाबर आजम, रिजवान और फखर जमान वगैरह की, तो इसके बाद पाकिस्तान टीम को लंबी पार्टनरशिप की जरूरत है। हमें अब ये नहीं देखना कि हमने 250 स्कोर करने हैं या 350 रन की तरफ जाना है, बल्कि हम कोशिश करनी चाहिए कि 235-40 रन की तरफ जाएं और आउट ना हो। अगर आप आउट नहीं होंगे तो आप विकेट पर स्टे करेंगे तो इससे आपको एतमाद भी बढ़ेगा और बॉलर्स पर जो उसको प्रेशर आएगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो लोअर ऑर्डर उसका भी इम्तिहान होगा। आज को देखते हैं किस तरह जो माजी में उनकी जो खामियां हुई रही हैं वो जल्द विकेट अपनी गंवाते रहे। इस विकेट पर अगर वो रुक कर खेलेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम कदरे बेहतर एक पोजीशन के साथ हदफ जो है वो स्कोर बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि नई विकेट है और इस पर बाल थोड़ा रुक भी आ रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बल्लेबाजों को थोड़ा अपने सब्र से, एतमाद से और मेरिट के मुताबिक गेम को खेलने को तरजीह देना पड़ेगी। सही। सलीम खालिक साहब, वाई चेंजेस, अगर विनिंग कम्बिनेशन जो है उसको खिला लिया जाता, ये जो तब्दीलियां हैं जिसका आपने भी अपनी बात में जिक्र किया, जाहिर साहब ने भी पॉइंट आउट किया, ये जो तब्दीलियां की गई हैं, ये तब्दीलियां क्यों की गई हैं? विनिंग कम्बिनेशन के साथ क्यों नहीं मैदान में आए? मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे इधर उधर जो बातें होती हैं या टेलीविज़न चैनल्स पे, तो इसका ये जो टीम मैनेजमेंट है ये असर लेती है, जो कि नहीं लेना चाहिए। प्लेयर्स हों या जो मैनेजमेंट हो, उनको ज़रा थोड़ा इन बातों से हट के जो टीम के लिए सोचना चाहिए और देखना चाहिए। अब इतनी बातें हो रही थी कि यार वसीम जूनियर को मौका नहीं मिल रहा, या हसन रन कर नहीं पा रहा और उसको मुसलसल खिलाए जा रहे हैं। शायद इस चीज़ का इन्होंने प्रेशर लेके ये चेंजेस किए। हालांकि हसन ठीक है, हसन के स्टैट्स जो हैं उनकी सलाहियतों के आयनादार नहीं, लेकिन थोड़ी सी मैं इनसे हमदर्दी यूँ रखता हूँ कि एक बंदा जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ओपनिंग में उसने 100 भी किए हैं, उसको आप खिला रहे हैं 7वें पे और नीचे, उसके पास क्या बचता है? वो फ्रस्ट्रेट होकर ऊंचा शॉट मार के आउट हो जाता है। अब टीम से बाहर हुआ, अब कल कला को आप लोग फिर उसके स्टैट्स लेके देखेंगे तो बोलेंगे इसने तो 12 की एवरेज से इतने रन बनाए, लेकिन किसी को पता नहीं है कि क्या है। और इसकी वजह यही है कि बहुत सारे ओपनर्स जो हैं उन्होंने सेलेक्ट किए। अगर जगह नहीं बन रही थी, जो कि बज़ाहिर लग रहा था कि इनकी जगह नहीं बन रही थी टीम में, तो रखते ही नहीं। लिया है तो प्रॉपर चांस देते, लेकिन ये सेलेक्टर्स ही बता सकते हैं उन्होंने क्या सोचा होगा। फिर देखें, अगर मिडिल ऑर्डर में हुसैन तलत खेलने आ रहे हैं, जैसे आज उनके पास मौका था कि वो बड़ी इनिंग खेलें और अब उनसे तवक्को लगा रहे हैं कि यार ये बड़ी इनिंग खेल के बचाएगा, तो ये ठीक नहीं है। मिडिल ऑर्डर में हमारे पास एक प्रॉपर कोई ऐसा बैटर होना चाहिए जिसको हम कहते हैं कि यार हाँ ये बंदा है ना पीछे। लेकिन हुसैन तलत को देख के ऐसी वाइब्स आती नहीं है, क्योंकि एक आध अच्छी वो इनिंग कभी खेल लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी वाइब्स नहीं आती कि यार ये है ना, ये बंदा बचा लेगा। तो इस हवाले से जो एक देरीना मसला है पाकिस्तान का, वो काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, तो वो देखना पड़ेगा कि यार ये हमें इधर मिडिल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर्स तलाश करने चाहिए जो मुश्किल पड़े। जैसे आज 22 पे 3 विकेटें गिर गई थी, तो आज रुकना चाहिए था। वो तो मैं फिर बोलता हूँ साइम को और सलमान दोनों ने इन्होंने किया, लेकिन बाद में भी अगर इस तरह चलते तो पाकिस्तान टीम रिकवर कर जाती है। अभी फिर एक और रिकवरी मोड में आई है टीम, आई होप कि अच्छा हो। लेकिन अब आज तो बर्गर, वैसे तो बर्गर खाते हैं लोग, लेकिन ये जो जिसका नाम है बर्गर वो तो हमारी बैटिंग को ही खा गया टॉप ऑर्डर।
सही। जाहिर साहब, आप क्या समझते हैं कि टीम लग रहा है कि रिकवरी मोड में आ चुकी है? आपने पहले भी बात की कि 4 बॉलर्स के साथ हम मैदान में आ गए हैं, स्पिनर की जगह स्पिनर को शामिल क्यों नहीं किया गया? इस पर आप मजीद क्या कहते हैं? दूसरा, बाबर आजम के बारे में बताइएगा कि बाबर आजम के बारे में आप समझते हैं कि वो अपनी जो फॉर्म है, जो कंसिस्टेंसी है, उसको बरकरार नहीं रख पा रहे? देखें, बाबर एक T20 बहुत अच्छा खेला लाहौर में, आपको याद होगा, जहाँ पे फैंस भी बड़े खुश हो गए, बाबर भी बड़े खुश दिखाई देते थे बाद में। बाबर अब एक ऐसी सतह पे हैं, अब हम जब से कवरेज कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से, अगर 10 साल से देखा जाए तो फ़ैन फॉलोइंग के हवाले से बाबर नंबर 1 है। क्योंकि इससे पहले अमूमन फास्ट बॉलर जो हैं वो हमारे कहना चाहिए बैकबोन होते थे, फैंस के पसंदीदा भी होते थे, लेकिन बैटिंग में आके यूसुफ, इंजमाम, यूनुस खान, इनके बाद फिर आए बाबर आजम। लेकिन बाबर आजम के साथ क्योंकि कभी कप्तान बनाया, कभी उनको बाहर निकाल दिया, लगता है ऐसा जैसे कॉन्फिडेंस भी उनका शटर हुआ। और फिर हम बार बार जिक्र करते हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी आउट ऑफ फार्म होते हैं, लेकिन बाबर की तो लंबी हो गई ऐसी फार्म। अब उनको तवील अरसे के बाद चांस मिला, और जब लाहौर में उन्होंने T20 की इनिंग्स खेली है तो यार दोस्त से और हम लोग भी ये कहना शुरू हो गए थे कि क्योंकि बाबर की जगह जिन लोगों को शामिल किया था वो भी यही हाल था, 40-45 पे पावर प्ले में हम 2 या 3 विकेटें गवा देते थे ताकि कैंड संभाले रखें। तो बाबर का जितना बड़ा नाम है, जितनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उनको भी अपनी गलतियों पर काबू पाना होगा। किसी सीनियर से भी रहनुमाई लेने में कोई हर्ज नहीं है, और ये तवक्को पूरी करेंगे तो टीम को भी उनकी ज़रूरत है, और ज़ाहिर है देखने वाले भी उनके लिए, बाबर के लिए आते हैं। वो फैसलाबाद हो, पेशावर हो, कोयटा हो, हैदराबाद हो, कोई भी शहर हो, वो किसी शहर के पाबंद नहीं है। उनकी शोहरत जो फ़ैन फॉलोइंग मिली है, उन पर तनकीद भी की जाती है कि आउट हो जाते हैं लोग, उठकर चले जाते हैं, लेकिन कम अज़ कम बाबर को कोई समझदारी दिखानी पड़ेगी। क्योंकि मुसलसल जो है 3-4 मैचों में स्कोर ना करना, फिर एक में कर लेना, फिर बार बार उनकी सेंचुरी का जिक्र होता है जी 2 साल हो गए या 2.25 साल हो गए। एक लंबी इनिंग्स और मैच के लिए भी ज़रूरी है, फैंस के लिए भी ज़रूरी है बाबर का खेलना। और आज के मैच की आपने बात की है तो एक अच्छा स्कोर करेंगे, 200, 220, 230 जो यूसुफ अंजम साहब कह रहे थे, तो फिर मैच में असल जान रहेगी। और इसके बाद ज़ाहिर है बॉलर्स को भी मेहनत की ज़रूरत है, और फील्डर्स को भी उनका भरपूर साथ देने की ज़रूरत है। सही। यूसुफ अंजम, आप भी यही समझते हैं कि बाबर को बहुत इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है? और एक और मसला सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कस हो रहा है कि बाबर आउट हो जाते हैं तो फैंस जो हैं वो वहाँ से उठ के चलना शुरू हो जाते हैं। जाहिर है वो उनके फैंस हैं, फैंस कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस रवैये में तब्दीली ज़रूरी है। देखिए, बाबर आजम यकीनी तौर पर पाकिस्तान के सबसे बड़े नंबर 1 बैटर है इस वक्त, और सारी दुनिया उनको मानती है, खासतौर पर पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये तवक्को करते हैं कि बाबर आजम हर मैच में कम से कम 50 या इसमें सेंचुरी तो ज़रूर बनाए। जब मैच में उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया तो सारे खुश थे, और उसके बाद ये यकीन हो चला था कि बाबर आजम अपनी जो फॉर्म है खोई हुई, उसमें दोबारा उन्होंने कमबैक किया और तसल्सल से वो रन करेंगे। लेकिन हमने देखा कि एक ही मैच के बाद उनके जो बैट से वो रन होना भूल गए, और पहले हमने देखा कि वो स्पिनर्स के हाथे काफ़ी आउट होते रहे थे, लेकिन इस बार उनको फास्ट बॉलर ने आउट किया। तो मेरे ख्याल में कुछ यकीनन कहीं ना कहीं खामियां हैं, इनको वो दूर करने की ज़रूरत है। सिर्फ अब नेट प्रैक्टिस में ही आप ये खामियां दूर नहीं कर सकते। पहले भी हमने जिक्र किया 12 इस प्रोग्राम में कि जब तक आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर अपनी गेम को बेहतर नहीं करेंगे, वहाँ पर अपनी खामियों को दूर करने पर तवज्जो नहीं देंगे, उस वक्त तक आपकी फार्म में तसलसल आना बड़ा मुश्किल होता है। और क्योंकि अब हमारे साथ जितने भी हमारी टीमें के खिलाफ खेलती हैं, उनके जो वीडियो एनालिस्ट हैं, उन्होंने खासतौर पे बाबर आजम को उन्होंने मरकज किया हुआ कि किस तरह उनको आउट करना है और किस प्लानिंग के साथ फील्ड सेट करनी है, और किस किस्म की बॉलिंग पर वो अक्सर स्ट्रोक खेलते हुए आउट होते हैं। तो आज भी हमने देखा कि उठती ही बार पर उनका जो डैज लगा और विकेटों के पीछे वो आउट हो गया स्लिप में। तो बाबर आजम भी हम बेहतर समझते हैं किस तरह उनको अपनी तकनीक को बेहतर बनाना है, किस तरह की खामियों को दूर करना है, क्योंकि बाबर आजम का फॉर्म में आना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत जरूरी है। अब क्योंकि T20 स्क्वाड का भी हिस्सा बन गए, फरवरी में वर्ल्ड कप हो रहा है, उससे पहले हम जितने रन करते रहेंगे हर मैच में, उससे एतमाद भी इजाफा होगा और पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है उसको भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सही, ठीक है। प्रोग्राम को यहीं से शुरू करेंगे, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपका एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का वनडे मैच फैसलाबाद में इस वक्त जारी है। मैच के हवाले से भी आपको बताते रहेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सलीम खालिक साहब, प्लेयर ऑफ द मंथ की बात कर लेते हैं। 3 नामजदगियां हुई हैं, नुमान अली का नाम भी शामिल किया गया है। क्या कहते हैं, एक अच्छी खबर है? बहुत अच्छी खबर है। मेरे पास तो सबसे पहले आती है लिस्ट, क्योंकि वोटिंग पैनल में मैं भी शामिल हूँ पाकिस्तान की तरफ से।
तो परफॉर्मेंस तो नोमान की हमेशा ही टेस्ट जब भी होते हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त रहती है, और अब वो नामजद भी हुए हैं और मिले भी तो मज़ा आए, क्योंकि देखें इस तरह के जो अवार्ड है, ये एजाज़ है, होते अलामती हैं, लेकिन एक प्लेयर का जो है दिल बड़ा हो जाता है और मुल्क का भी ज़ाहिर है नाम होता है। माजी में भी हमारे प्लेयर्स को मिलते रहते हैं इस तरह के एजाज़, और उम्मीद यही है कि इस बार नोमान को मिलेगा। देखते हैं बाकी लोगों की भी परफॉर्मेंस कैसी है, जायज़ा लेने के बाद पता लगेगा, लेकिन नोमान एक सॉलिड उम्मीदवार हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो हमने देखा टेस्ट पे, ना सिर्फ इस सीरीज़, पहले भी जब भी कोई होम टेस्ट होते हैं उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर वो परफॉर्म करते हैं, और एज को उन्होंने हावी नहीं होने दिया अपनी परफॉर्मेंस पे। सही, ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि नुमान अली को ये जो एजाज़ है, ये अवार्ड है, ये ज़रूर मिले। जाहिद साहब, हांगकॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट के बारे में भी हम बात करते हैं। इस सिलसिले में ये बता दीजिएगा, रहनुमाई कर दें, इसका फॉर्मेट क्या होता है? पाकिस्तान का पहला मैच कुवैत के साथ होगा, फिर इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच होगा। क्या समझते हैं, इंडिया के साथ जो मैच होगा तो उसमें वही एशिया कप वाली रिवायत हमें नज़र आएगी? देखिए, बात ये हांगकॉन्ग सिक्सेस होता है वहाँ पे, क्योंकि इसकी उतनी मीडिया हाइप नहीं होती जितने बाकी टूर्नामेंट्स की होती है। और अब्बास अफरीदी पाकिस्तान के कैप्टन हैं जो वहाँ पे गए हैं, जैसा आपने ख़ुद बताया कि पहला मैच, एक दिन में 2-2 मैचेस होंगे, 12 टीमें हैं, उनको 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया। 3 दिन का ये सिर्फ इवेंट होता है, 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। पहले इसके लीग मैचेस हैं, फिर क्वार्टर फाइनल्स हैं, और फिर सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। लेकिन जो आपने दूसरा जुमला कहा कि क्या इंडिया उसी चीज़ को जो दुबई में था एशिया कप में लेके आएगा, तो उम्मीद तो बड़ी है कि ऐसा ही करेगा, क्योंकि इंडिया जो है ना, अभी आपको याद होगा कि भोला नाथ सिंह जो उनके सेक्रेटरी हैं इंडियन हॉकी फेडरेशन के, उसने बिल्कुल एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हमारा क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, ना क्रिकेट हमारे हुक्मरान हैं, वो जो करते हैं अपनी मर्ज़ी से करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है हाथ मिलाने में, मुसाफा करने में। लेकिन क्योंकि एशिया कप में इतना कुछ हुआ, और यूँ कहना चाहिए कि BCCI और फिर ICC की आजकल मीटिंग भी जारी है वहाँ पे दुबई में, तो वो तो लगता तो ऐसा ही है कि जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया था एशिया कप में, उसको यहाँ भी बरकरार रखेंगे। और लेकर क्योंकि यहाँ तक एक और भी चीज़ आपको बताऊँ, एक नेपाल की ब्लाइंड टीम जो है वो इन दिनों इंडिया जाने वाली थी, जिनके कोच पाकिस्तानी हैं और उनका नाम है मसूद जान। वो पाकिस्तान में ब्लाइंड क्रिकेट के रूह रवां में शामिल हैं और पाकिस्तानी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर होते थे। उनको सिर्फ इसलिए इंडिया का वीज़ा नहीं मिला कि उनका तल्लक पाकिस्तान के साथ है, जो यहाँ तक आ चुके हैं क्योंकि वो उनके कोच हैं और नेपाल की टीम के कोच हैं। तो वो सुपर हांगकॉन्ग क्या कोई भी टूर्नामेंट होगा तो भारत से कुछ भी तवक्को की जा सकती है कि वो कुछ भी फैसला कर सकते हैं। सही। यूसुफ अंजुम साहब, एक और ख़बर है, फीफा के नायब सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस सिलसिले में मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। बताइएगा कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का स्कोप है क्या, कितनी वर्किंग हो चुकी है, कितनी होनी चाहिए, और नायब सदर का यहाँ पर आना कितना खुशाइंद है? देखिए, हॉकी की तरह पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से भी ज़्यादा इक़दाम नहीं किए गए। बहुत से उम्मीदवार यहाँ पर आए, हमने देखा कि फेडरेशन का हिस्सा बने, लेकिन वो खेल में सियासत लाने की गरज से जो खेल को खिलाड़ियों के लिए काम होना चाहिए था, उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं हो सका। अभी चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान में दोबारा एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी के बाद एक मुद्दत तक उसने यहाँ पर फराइज अंजाम किया, दोबारा यहाँ पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन हुए, थोड़ा सा मामला को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो AFC के हुकाम का वफ्त है, मेरे ख्याल में इसने काफी मामूल साबित होगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का फुटबॉल भी ग्रो करे, क्योंकि पाकिस्तान और AFC के दरमियान अच्छे खासे तल्लुकात है। उसमें तल्लुकात में मजबूती के लिए यहाँ पर उनके वफ्द आए, वो राना जो सनाउल्लाह साहब, इनसे भी मुलाकात करेंगे, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। मकसद ये है कि पाकिस्तान को फुटबॉल में जो अब तक नहीं हो पाया, पाकिस्तान में उसको हिस्सा दिया जाए, पाकिस्तान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स करवाए जाएं, और पाकिस्तान में होने वाले जो आइंदा जो इवेंट्स होंगे उसके लिए भी दौर पर यहाँ पर बात होगी। पाकिस्तान का फुटबॉल का ग्राफ इतना ज्यादा बेहतर नहीं हुआ, दरमियान में कुछ अर्सा हमने 150 की रैंकिंग को भी छुआ, लेकिन अब दोबारा हमारी जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल रैंकिंग है वो 190 के करीब है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 210 के ममालिक जहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं उसमें से हमारा 190 या 95 100 नंबर है। तो इससे हमें बखूबी अंदाजा हो गया होगा हमारे जो दूसरे हम असर ममालिक के वहाँ से फुटबॉल में किस तरह बेहतर किए। तसलसल, मेरिट और जो एक होगा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हुकाम की जानिब से बेहतर प्लानिंग के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंप्स लगवाना, उनके लिए ना सिर्फ बैरून मुल्क बल्कि मुल्क पर भी टूर्नामेंट्स का इंतजाम करना। चंद माह पहले पाकिस्तान में लीग के हवाले से बातें हो रही थी, पाकिस्तान
ये लोगों के जो वफ्द होगा, AFC के वफ्द की मुलाकातों के बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आइंदा आने वाले साल में 2026 में 1 या 2 पाकिस्तान को इवेंट्स की मेज़बानी भी मिलने जा रही है। उससे हवाले से पाकिस्तान फुटबॉल को काम भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल को वो मुकाम दिया जाए जो उसका हक है और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाए। सही, ठीक है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि फ़ुटबॉल भी पाकिस्तान में बेहतर हो, क्योंकि बहुत सारे लोग खेलते हैं और बहुत फैंस भी हैं इसके। सलीम खालिक साहब, एक और ख़बर सामने आई बांग्लादेशी क्रिकेट के हवाले से कि मोहम्मद अशरफुल को बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया है। बहुत सारी तनकीद की जा रही है और इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि करप्शन में मुलविस जिनको सज़ा हो चुकी है उनको अब बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया है। क्या समझते हैं, इनका हाल भी हमारी तरह का है, कोई कोच नहीं मिलता उनको? देखिए, हमारी तो तनकीद बनती ही नहीं है। वो बोलेंगे भाई तुम अपने यहाँ जाके देखो, तुमने मोहम्मद आमिर को हीरो बना के रखा हुआ है, तुम सलमान भट्ट को कमेंट्री में लेकर आए हो, कल कला को चीफ सेलेक्टर या कुछ और वो बन जाएगा, तो हमसे तो ना पूछो भाई ये बात। वो तो ये कह सकते हैं, लेकिन ये एक, अगर आप मेरे से पर्सनल ओपिनियन पूछें तो ज़ीरो टॉलरेंस। मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ, एक बार जो बंदा जब कभी पड़ जाए इन चक्करों में और सज़ा याफ्ता है, उसको कभी कौमी टीम के करीब नहीं फटकने देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ज़ाहिर है एक जैसे ही तकरीबन सिस्टम वहाँ चल रहा होता है। जो जिनको हटाया है, सलाउद्दीन गालिबन उनका नाम है, वो उनके ऊपर भी इल्ज़ाम था कि मखसूस प्लेयर्स को मौके देते हैं और बैट्समैन की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी थी नहीं। अब ये आए हैं तो ये भी क्या कर लेंगे, क्योंकि देखें सिर्फ शौक होना किसी जगह पे इस चीज़ का ये दलील नहीं होता कि आप लोग बहुत आगे चले जाएंगे या बहुत कुछ तरक्की कर लेंगे। अगर सिर्फ क्रिकेट का शौक़ तो बहुत है बांग्लादेश में, लेकिन क्या वो वर्ल्ड चैम्पियन बन गए? ऐसा नहीं हुआ। तो उसके लिए ज़रूरी होता है टैलेंट भी और दूसरी भी फैसिलिटीज़ वगैरह भी। तो बांग्लादेश को भी बहुत अरसे हो गया टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए भी वो पीछे रही है। उनकी जो लीग होती है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, बहुत वहाँ पे करप्शन है स्टिल। अभी उसमें जो उसकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई है जो इन्होंने पब्लिक नहीं की, काफ़ी अरसे लगाया वो एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनाने में, लेकिन वो पब्लिक नहीं हुई। अभी भी जो लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि क्यों पब्लिक नहीं हो रही वो रिपोर्ट, ज़ाहिर है उसमें बड़े नाम कुछ होंगे। तो वहाँ बांग्लादेश में जो क्रिकेट में करप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये आए हैं तो ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इस तरह बेहतरी आ नहीं सकती। क्योंकि जब आपके पास इस तरह की मिसालें होती हैं तो जो मनफी अनासिर होते हैं वो उनके ये पोस्टर बॉयज़ होते हैं कि देखो यार ये भी आ गया, तुम भी आ जाओगे, हमारे साथ आ जाओ, पैसे कमा लो। तो ये हम देखते हैं बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी ऐसा होता है और बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। लेकिन लकीली हमारी जो क्रिकेट है वो अब इन चीज़ों से थोड़ा बच गई है। करप्शन वगैरह हमारे यहाँ काम होती इस तरह नहीं, लेकिन बांग्लादेश में तो हर जो इनका एडिशन होता है लीग का उसमें इस तरह के केसेस सामने आते हैं। और जब उनकी रिपोर्ट सामने आएगी तो हो सकता है कई बड़े नाम भी हों। कहा तो उन्होंने ये है कि जो अगला एडिशन हो रहा है बांग्लादेश लीग का उसमें ऐसे जो टेंटेड प्लेयर्स हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा। हाँ, जो सज़ा याफ्ता है उसको कोच बना दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उनका कहना है ये। सही। जाहिर साहब, खेलों की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, ख़ास तौर पर फुटबॉल का, रोनाल्डो आज जज्बाती कर गए। बात ये सामने आई है कि उन्होंने रिटायर होने का ऐलान किया है। कब होंगे इस सिलसिले में कुछ वजाहत नहीं की गई। लेकिन क्या समझते हैं, रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी, मेसी भी एक बहुत बड़ा नाम है, इनके जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा? जो फैंस होते हैं वो मायूस होते हैं। देखें, एक तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी कोई डेट नहीं बताई को कब रिटायर हो गए हैं। अलबत्ता एक लंबा चौड़ा उनका इंटरव्यू था तफसीली, जिसमें बड़ी उन्होंने खुलकर बातें की हैं, क्योंकि पुर्तगाल से इनका तल्लक है, सारे जानते हैं। अल नसर जो क्लब है सऊदी अरब की, उनकी तरफ से खेलते हैं। और इंटरनेशनल फ़ुटबॉल में इतनी सनसनीखेज़ और असाब शिकन मुकाबले होते हैं कि पाकिस्तानी जो फ़ुटबॉल है यहाँ पे ज़बूं हाली के बावजूद बच्चा नौजवान इतना इंटरेस्ट लेते हैं। आपको पता है जब वर्ल्ड कप भी होता है तो लगता है कि वर्ल्ड कप फीवर जो है पाकिस्तान में भी हो चुका है। तो रोनाल्डो और मेसी बहुत बड़े प्लेयर हैं। रोनाल्डो ने जो ताज़ा इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो जल्द ही रिटायर होना चाहते हैं। उन्होंने डेट नहीं बताई। फिर 952 या 55 गोल वो कर चुके हैं। और उन्होंने चंद दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा टारगेट है कि मैं 1000 गोल करके फिर रुखसत होना चाहता हूँ। तो अभी वो मौजूद हैं, अभी वो खेलेंगे भी। लेकिन उनके सारे इंटरव्यू में जो बात कम अज़ कम मुझे ज़्यादा पसंद आई है और हमारे प्लेयर्स को भी सामने रखनी चाहिए, वो उनका ये जुमला था कि वो 25-26 साल की उम्र में थे और अब ये भी याद रहे कि अब वो 40 में हैं, 40 साल के हो
चुके हैं कि जब मैं 25-26 साल का था तो मैं फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था कि फ़ुटबॉल के बाद मैं क्या करूँगा, तो अब उसके बाद क्या करना है ये मैं एक अपना जहन बना चुका हूँ। तो बहुत बड़ी बात है, एक प्लेयर जो है रिटायर होने के 15 साल पहले अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब जाते हुए हम मैच के हवाले से आपको बता दें कि सलमान अली आगा भी आउट हो चुके हैं और पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 190 स्कोर है और 41 ओवर्स का खेल हुआ है, 9 ओवर्स बाकी हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रहती है और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए क्या टारगेट दिया जाता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।